So, Hmm. yeah. Hi Anita ji, how are you? I'm very well, thank you. Thanks for Welcome to having me here. Motivation by सुनी साथ सफर करेंगे. जी जरूर. तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि who is अनीता? कौन है अनीता शर्मा? डॉक्टर अच्छा अनीता बस शर्मा. सुनीता, हम इस सवाल को सबसे एंड में लेंगे. ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है. हु इज अनीता को अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी. और Okay. शायद एक आई डोंट नो, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली. हु इज समबडी. सो मैं आपको एंड में बताऊंगी ये वाला सवाल Sure, क्या है, sure. ताकि पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाए. उसके बाद में व्हेन ऑडियंस तो विल फिर हैव आप एन हमें अंडरस्टैंडिंग. बताइए अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए आप हमें. So my life journey is kind of very simple. I'm born in India in a conventional family. Okay. Eldest daughter in the family. और बाद में मेरे एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है. एक नॉर्मल जिंदगी जैसे सब लोगों की चलती है बचपन में, मिडिल क्लास फैमिली की. एग्जैक्टली वैसी मेरी लाइफ रही है बचपन में. फादर मेरे बैंक में रहे हैं, तो बैंक में होने के कारण से मैंने, क्योंकि उन्हें एलटीसी मिलता था, घूमने का मौका मिलता था, तो हम भी उनके साथ में बहुत घूमे हैं. तो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन इंडिया के काफ़ी लोकेशंस मैंने एक्सप्लोर किए हैं. बचपन से ही किए हैं, तो कुछ चीज़ें तो मुझे अब याद भी नहीं है. कोई मुझे कहता है कि शिलोंग गए थे हम, तो आई थिंक आई वाज जस्ट 6 years old. Okay. जब पापा आसाम में पोस्टेड थे और हम शिलोंग गए थे, तो मैंने एक टिक मार्क तो किया हुआ है, लेकिन मेरे को अब याद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कब शिलोंग गई हूँ और कब कहाँ गई हूँ. बहुत काफ़ी ट्रैवल किया और एक नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल चल रही थी. बहुत जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली की होती है वैसे ही हमारी भी थी. सो ट्रांसफर्स काफ़ी हुए, तो अलग अलग जगहों पे मैंने स्कूलिंग करी है. सो मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, तो 12th तक हम सेंट्रल स्कूल में ही थे. हम तीनों भाई बहन सेंट्रल स्कूल में रहे हैं. सो फिर जैसे कि हर पेरेंट्स का सपना होता है, मेरे भी पेरेंट्स का, मेरे लिए एक सपना था कि मुझे वो डॉक्टर बनाएंगे. तो मैंने 11th-12th में साइंस बायो लिया. भगवान की उस समय ऐसा लगता था कि कृपा नहीं थी कि मैं मेडिकल डॉक्टर बन पाई. मेरा पीएमटी में, सीपीएमटी में कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मैंने ड्रॉप भी लिया था 1 साल उसके बाद में. फिर मैंने थक हार के क्योंकि कितने साल और हम पीएमटी की तैयारी के लिए लगा सकते हैं, तो मैंने फिर उसके बाद में वो चीज़ छोड़ के आई एडमिटेड माई सेल्फ इन वन ऑफ द कोर्सेज इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, महारानी कॉलेज में. फिर ग्रेजुएशन हो गई. फिर नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन के बाद में एक बहुत इजी ऑप्शन दिखता था, यहाँ पे बनस्थली का सेंटर खुल गया जयपुर के अंदर, अपनी नेचुरल चॉइस है, वहाँ पे एडमिशन करा दो. मेरी सिस्टर वहीं पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसके Okay. साथ में मेरे को भी कि दोनों मैंने साथ चली जाएंगी. ऐसे करते हुए वहाँ एडमिशन करा दिया मेरा, वहाँ पे एडमिशन हो भी गया. तो बहुत नॉर्मल सा एमबीए कर लिया हम लोगों ने. प्लेसमेंट हुई नहीं, तो अब क्या करें आगे. तो कई जगहों पे ट्राई किया, नहीं हुआ. तो फिर बनस्थली में ये एक वैकेंसी क्रिएट हुई और उसमें मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा. वो एक फॉर्चुनेट बात थी, क्योंकि उसी समय एक वैकेंसी क्रिएट होना एक मेरे लिए एक नया रास्ता खुला उसके बाद में. Yeah, ये एक definitely. एक बहुत नॉर्मल लाइफ के अंदर यहाँ पे मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात एड्रेस करना चाहती हूँ इधर, कि ये पूरा जीवन जो अभी तक का मैं बता रही हूँ, आई लिव्ड विद डिसेबिलिटी. मेरे को पैरों में पोलियो है, वेस्ट डाउन पैरालिसिस है, और मैं कैलिपर्स पहनती हूँ पैर के अंदर, अपने राइट फुट के अंदर. और मेरे मेजर ऑपरेशन हुए हैं जब मैं शायद 8 साल की तब, और उसके बाद में मेरा एक हुआ है जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी. तो आपको पोलियो है कब से? 1988, जब से मैं 6 महीने की थी तब से. तो बहुत छोटी उम्र थी, तो काफ़ी बहुत इलाज कराया मेरा. तो पहले मैं चल नहीं पाती थी, फिर थोड़ा रेंग के चलने लगी. फिर ऑपरेशन हुआ तो खड़े होके बैसाखी के साथ में. फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ तो बैसाखी छूटी और कैलिपर पहना. फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलता रहा कम्प्लीटली उसके ऊपर. सो ट्रीटमेंट के बाद में फिर अब मैंने अपना कैलिपर भी छोड़ दिया था. मैं इंडिपेंडेंटली उसके बाद में मूव करने लग गई थी. तो मुझे तब चलना मैंने तब सीखा था जब मैं शायद मैं 18 साल की होंगी. चलना किसको कहते हैं मुझे तब पता चला. पहले मैं चल नहीं पाती थी बिना किसी सहारे के. तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा हिस्सा है जीवन का. तो मैं यहाँ पे हम इतना ट्रैवल करें तो ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से ट्रैवल होता था.
बहुत मैनेज करके चलना पड़ता था। कभी मान लो वैष्णो देवी जाना है तो कैसे जाऊंगी मैं ऊपर, तो कभी पिट्ठू करना होता था, कभी क्या करना होता था, तो पिट्ठू बहुत आगे भाग जाता, पेरेंट्स पीछे आते थे, फिर मैं उनके भरोसे वहाँ पे, कई चीजें थी वो। ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत मैनेज करके चलते थे हम लोग, क्योंकि जाना भी होता था, छोटे थे तो मजे भी अभी आते थे। सुनने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है और आपने वो सब जिया है, दैट हैज बीन लाइक रियली अभी डिफिकल्ट अभी जर्नी। अभी तो ये शुरुआत हुई थी वहाँ पे जर्नी के अंदर, जब एमबीए कर लिया, एमबीए के बाद में जॉब ज्वाइन कर लिया, तो लाइफ में कुछ स्टेजेस आती हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेज में मैं ना एक्चुअली लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में पली बड़ी हूँ, उनके प्रोटेक्शन में, उनके केयर में। तो मेरे को ना अंदर से ऐसे लगने लग गया था कि ये कब तक चलेगा, मतलब क्योंकि अपना एक लेवल के बाद में आप सोचने लग जाते हो कि आपका इंडिपेंडेंट एक जर्नी स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। मेरी मदर हमेशा बोलती थी कि तुझे मतलब तू अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने उन्होंने मेरे को पुश किया, लेकिन उनका ये कंसर्न हमेशा रहता था कि हमारे बाद क्या, हमारे बाद क्या, हमारे बाद क्या। तो हमारे बाद क्या का सोल्यूशन इंडिया में एक ही होता है कि आप किसी और के साथ में रहने लग जाओ, और वो एक ऑल्टरनेट ऑब्वियस रीजन से शादी कर लो और सेटल हो शादी जाओ। कर लो, यस। हाँ, और आई थिंक मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी बात होती थी कि पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, उसके बाद में उनकी नेक्स्ट एस्पिरेशन ये होती थी कि बच्चे सेटल हो जाए। बच्चों में सेटलमेंट उस टाइम में, आज के 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उस टाइम में ऐसा नहीं था कि सेटलमेंट का मीनिंग ये हो कि आप अपनी जॉब कर रहे हो, अपने करियर के अंदर ग्रोथ कर रहे हो। उनका सेटलमेंट का मीनिंग होता था कि एक अच्छा परिवार मिल जाए जहाँ पे बच्चे की शादी हो जाए और वो एक नॉर्मल जीवन जीने लग जाए, नॉर्मल जीवन जैसे सभी लोग जीते हैं उस तरीके से। सबकी एस्पिरेशन, मेरे पेरेंट्स की भी वही थी। कुछ ऐसी इंसिडेंसेस हुए जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अपने हिसाब से थोड़ा सोचना है, शादी शायद एक अच्छा ऑल्टरनेट मेरे लिए नहीं है। और बहुत सारे चीजें अप्स एंड डाउन उन टाइम्स में आए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने जीवन के अंदर। तो तब मेरे को मैं बनस्थली में प्रोफेसर थी, एमबीए के जस्ट बाद में मेरी वहां पे नौकरी लगी थी। तो वहां से मेरे को रियलाइज हुआ कि सारा जीवन तो मैं जयपुर में नहीं निकाल सकती, और मैं अगर सारा जीवन जयपुर में निकाल रही हूँ तो मैं यहीं पे एक वो जो होता है कूप मंडूक टाइप का, एक हिंदी में कहावत है कि आप उसी कुएं के मेंढक बने रह जाते हो अगर आप कहीं बाहर की तरफ नहीं देखते हो। तो मुझे लगा अगर ग्रोथ करनी है तो मुझे एक कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इस कंफर्ट जोन में मम्मी है, इस कंफर्ट जोन में पापा है, डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रो करने में रोकता है। तो मुझे ये बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गई थी कि नहीं, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैंने उस समय स्टार्ट किया देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा बनस्थली में पीएचडी में एडमिशन हो गया था, मेरी सिनॉप्सिस हो गई थी, फर्स्ट राउंड सब कुछ क्लियर, जो भी फर्स्ट लेवल पे होता है वो सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। मैं फिर देखना शुरू किया। तो ये मैं टाइम बता रही हूँ आपको 2006 से 2011 के बीच की बात। तो 2010 में मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैंने एग्जाम्स देना शुरू किया। मैं घर पे नहीं बताती थी, घर पे बताने का मतलब है कि वो एक अलग लेवल की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है अभी। तो मैं अपने लेवल पे तैयारी करती थी, फॉर्म भर के आती थी, संडे को एग्जाम है तो मैंने नहीं बताया आपकी किसी को कि बात मैं सुन के एग्जाम देने मुझे जा वो रही हूँ। एक शेर याद आ गया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। हाँ, मैंने कहीं कहीं पढ़ा था शायद, तो उसके अंदर मैंने तो धीरे धीरे क्या हुआ, एग्जाम्स देना शुरू किया। तो हर संडे को एग्जाम, मतलब मान लो कोई एग्जाम है तो मैं दे के आती, और मैंने घर पे नहीं बताया। तो मैं एक बार, दो तीन बार तो ये भी कहा मैंने कि कॉलेज में ड्यूटी है एग्जाम के अंदर संडे को, तो मैं अपना एग्जाम दे के आती थी। और जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि रिजल्ट मेरा फेवरेबल था उस समय। तो अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना पड़ता है, एक मतलब जैसे मान लो कैट का एग्जाम लिखा या जेआरएफ का एग्जाम लिखा, तो उनके बाद में अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज में। तो मेरे को लगा कि अब मैं कहाँ अप्लाई करूँ, होने को तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है जेआरएफ के बाद में, लेकिन मुझे था कि मैं राजस्थान से तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, या बनस्थली वाली कोई कंटिन्यू करते रहती तो वो भी आसान चीज थी। सो आई अप्लाई टू डिफरेंट आईआईएम्स। तो मेरे घर में क्या है कि एक आईआईएम आईआईटी का ना एक अलग ही दर्जा है, तो मैंने सोचा जाना है तो यहीं जाना है ताकि कोई रोक ना पाए। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग, और फिर मेरी कॉल्स आई तो घर पे, आई थिंक मैं एक स्टोरी पहले भी कहीं बता चुकी हूँ, जहाँ पे कि घर पे मेरी कॉल्स आई कि मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मेरे घर में ये डिस्कशन हुआ कि ले जाएं कि नहीं ले जाएं, क्योंकि नहीं लेके अगर जाते हैं तो ये हमें जीवन भर सुनाएगी, और क्योंकि ये एवरेज चाइल्ड है तो इसका होएगा तो है नहीं, तो ले जाओ चलो कोई बात नहीं। तो ले गए मुझे, मैं इंदौर गई थी, अब मैं और मम्मी गए थे और इंदौर गए।
एक दो जगह से और कॉल्स आई थी लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, तो इंदौर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं गई और वहाँ इंटरव्यू दे के आई। और 20-22 दिन बाद में रिजल्ट आया, तो मैं तो 7वें आसमान में थी और मेरे घर वाले सोच रहे थे कि इसको रोके कैसे, अब तो जाएगी। तो मैं आज भी याद करती हूँ उस दिन को, 2011 10 जुलाई वो दिन था जब मैंने जयपुर के बाहर कदम रखा था। और मेरे को मेरे पेरेंट्स छोड़ के आए थे, इंदौर गए हम लोग जाके, मतलब छोड़ा उन्होंने, हॉस्टल में रही मैं फिर 4-4.5 साल। वहां से मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा जीवन है जो आई थिंक हम सबको जीना चाहिए। हॉस्टल लाइफ, इंडिपेंडेंट लिविंग, उससे आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आती। क्योंकि मेरे पापा बैंकर रहे तो मैं कभी बैंक में नहीं गई। मेरे पास घर पे आ जाता था फॉर्म साइन करके, मुझे पता भी नहीं होता था उसमें ऊपर क्या भरा हुआ है, मैं साइन कर देती थी, अकाउंट खुल जाता था, सब कुछ हो जाता था। तो मैंने वहां पे अपना अकाउंट जब खोला था मुझे पता चला अकाउंट कैसे खुलता है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे की जाती है, ये सब चीजें वहां जाने के बाद पता चला। और मैं उस समय ऑलरेडी 30 साल की हो चुकी थी। सो ये जो 30 साल के बाद आप नई चीजें करने लगते हो तो बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने, बहुत ही कुछ हुआ यहाँ पे। वो इतना, ये मेरी जर्नी रही मेरी पीएचडी तक की। और इस बीच में मैंने खुद ने इंडिपेंडेंटली बहुत ट्रैवल किया है और मुझे कई चीजें पता चली कि अकेले ट्रैवल करने से क्या क्या फायदे होते हैं। अकेले ट्रैवल करने का मतलब, मैं पहले तो पेरेंट्स के साथ, जैसे मैंने बताया कि हम जाते थे। अकेले ट्रैवल जब हमने किया तो उससे ये पता चला कि टिकट कहाँ से लेना है, ऑनलाइन कैसे ट्रांजैक्शंस करनी है, बैंक कैसे मैनेज करना है, अपना अकाउंट कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, अगर लोन लिया है तो वो चुका के अपने आप को बचा, जो पैसा बचा हुआ है उसके अंदर आपको पूरा महीना कैसे निकालना है। जबकि मैं स्कॉलरशिप पे थी, पूरा फुल स्टाइपेंड मिलता था मुझे, लेकिन फिर भी वो मैनेज करना, उस समय मुझे समझ में आया कि क्या क्या चीजें होती हैं। सो आई ट्रैवल्ड इंटरनेशनल ड्यूरिंग दैट जर्नी एज वेल। फर्स्ट मेरी ट्रिप थी ऑस्ट्रेलिया की, तो आई वेंट विद माई पेरेंट्स। तो आज मुझे गर्व होता है कि पेरेंट्स फॉरेन लैंड देख पाए, तो काफी अच्छा फील होता है। फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं सॉरी, डॉक्टरेट खत्म हो गई यहाँ पे। उसके बाद में आई मूव टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैंने थापर यूनिवर्सिटी में जॉब करी। उसके बाद में वहाँ पे मैं 2.5 साल रहने के बाद मैं आईआईएम अमृतसर में शिफ्ट हो गई। वहाँ से मैंने फिर जॉब छोड़ दी और उसके बाद में अभी मेरी अपनी कंपनीज हैं। तो ओ 2 वाओ, कंपनीज है मेरी। आपने अपनी कंपनी भी खोली? हाँ जी। अरे तो वो वाह। दोनों कंपनी वो चला रही हूँ मैं अभी। ये मेरा ऑफिस ही है एक्चुअली, थोड़ा क्वर्की ऑफिस है, थोड़ा फैंसी है, लेकिन आई लव ओके, इट। कोकी इज हाँ। गुड। थैंक यू। तो आपकी किस चीज की हाँ, कंपनी, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। मेरे पास 2 कंपनीज हैं। एक है एक मेनली क्या हुआ था, दोनों ही एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर है। तो मेरा एक्सपीरियंस रिसर्च का रहा है, तो एक कंपनी रिसर्च के बेसिस के ऊपर है, जिसके अंदर हम लोग रिसर्चर्स की स्टोरी को पब्लिश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जिसकी सक्सेस स्टोरीज है, फेलियर स्टोरीज है, उनके हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और उसको हमारी शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, ताकि हर एक स्टोरी का एक सेलिब्रेशन हो सके। क्योंकि रिसर्चर की जर्नी ना एक लोन जर्नी होती है, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो वो जब सक्सेस होता है उसका, तो वो 60 साल 65 साल के हो चुके थे, लेकिन वहां तक पहुंचने की अलग अलग स्टेजेस हैं। तो वो यस। स्टेजेस क्या है, हम उनको कैप्चर करते हैं और वो पब्लिश करते हैं। तो कंपनी का नाम है इनपॉट हम। सो दूसरा वेंचर है मेरा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है ओके, ड्राइविंग से रिलेटेड, कार ड्राइविंग से रिलेटेड। सो आप कार भी ड्राइव मैं, करती हैं? हाँ जी। आप कार ड्राइव तो करती हैं? हाँ जी, मैं कार मैं ड्राइव कार करती हूँ। ड्राइव नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आती। तो फिर आपको मेरे को सिखानी चाहिए। आपको सिखाऊंगी जरूर अगर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी क्या होता था कि या मैं ना एक्चुअली यहाँ पे एक और अपने व्यक्तित्व की एक बात बताना चाहूंगी कि श्योर। मैं एज अ पर्सन बहुत रिबेलियस हूँ। कि मेरे ओके। को रिबेलियस का मतलब है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझ में वो जुनून आ जाता है अपने आप से। और मुझे उसके लिए अपने घर वालों को कितना मनाना है, मुझे पता है कि वो नाराज होंगे, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, जब आप वो पर्टिकुलर स्टेज को पार कर जाते हो, उसके बाद में घर वाले भी सोचते हैं हाँ यार इसने कर लिया, तो हम लोग अगर इसको सपोर्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो कई कई जगहों पे ऐसे मैंने डिसीजन लिए, उनमें से एक डिसीजन ये भी था कि मुझे कार चलाने का फैसला करना था। कि मैं, मतलब क्योंकि मैं 2 व्हीलर चलाती थी बनस्थली में जब मैं फ्रेशर थी, और स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने 2 व्हीलर चलाया। तो 2 व्हीलर मतलब वो स्कूटी साइड व्हील्स वाले, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे सड़क पे हाँ चलते हाँ। हैं, तो हैंडीकैप लोग जनरली यूज चलाते हैं। मैंने वो चलाया था स्कूटर।
तो मुझे लगा कि अब मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए अपने आप को, अब मैं कार ले लेती हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एक हैंडीकैप लड़की कार कैसे चला सकती है, जो डिसेबल्ड है वो कार कैसे चला सकती है। सो मैंने ये 2009 की बात है, मैंने बहुत एक्सप्लोर करना शुरू किया कि गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो मैंने उस समय गूगल, थैंकफुली गूगल वगैरह सब बहुत अच्छे से चलते थे, तो मैंने बहुत अपनी रिसर्च करी और अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को गाड़ी लेनी है। तो मेरे पापा ने कहा दिलाएंगे, मम्मी कहती दिलाएंगे, लेकिन वो ना ढीले पड़ गए। मतलब पहले प्रॉमिस करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर प्रॉमिस करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। मुझे लगा कि कब तक चलेगा, मतलब कब अपने फैसले लेना शुरू करूंगी। और कार को इतना बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, और मैं उस समय मेरे जो एस्पिरेशंस थे उसमें मेरे ऑल्टो फिक्स होती थी मेरे बजट के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं दिलाते तो मैं खुद ही ले लूंगी, ये रहा मारुति का शोरूम, जाके ले आती हूँ। तो मेरे पापा को लगा ये जिस हिसाब की लड़की है ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो कार तो दिलानी पड़ेगी। फिर वो आए मेरे साथ में, हमने गाड़ी खरीदी। विद इन 2 days गाड़ी को मॉडिफाई कराया, क्योंकि जब मैं लोअर लिम्स यूज नहीं कर सकती, तो मेरी कार के अंदर अरेंजमेंट क्या है, लोअर कार का जो फुट कंट्रोल है सारा मेरे हाथ में है। सो एक्सेलरेटर, क्लच, पेडल, जितने भी सिस्टम होते सब मेरे हाथ में है। सो अब वो गाड़ी में चलाती थी, तो लोगों को जब जब मैं चल रही हूँ तो लोग, और मैं चलते चलते जा रही हूँ और मैं गाड़ी में बैठ गई और ड्राइविंग सीट पे बैठ गई, लोगों को लगता था अरे ये कैसे पॉसिबल है इसके लिए। और मैं ना उस समय मुझे लगता था कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मुझे अपने गॉगल्स भी चाहिए। तो मैंने गॉगल्स भी खरीदे कि नहीं, अब तो मेरे को एटीट्यूड भी अपना पूरा दिखाना है, गाड़ी में बैठने के बाद मुझे गॉगल्स लगाने हैं। मैं गॉगल्स लगाती थी और अपनी गाड़ी फुर्र से तेज चला के ले जाती थी, और ये मैंने बहुत बार किया है। सो क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं बहुत जगहों पे जाती हूँ, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं गाड़ी चला सकती, तो कुछ लोगों ने लोगों को क्यूरियोसिटी ये भी शो कर। विश्वास नहीं होता कि लड़कियां गाड़ी चला सकती है। आपने देखा होगा रोड पर जब गर्ल्स गाड़ी चलाती है, पास में कोई जा रहा होगा ना मेल, वो बोलेगा थोड़ा इससे दूर ही रहो भाई, लेडीज गाड़ी चला रही है, इनसे थोड़ा दूर ही रहो। ऐसा लोगों का स्टीरियोटाइप है, पता नहीं क्यों है, पर ऐसा है। जबकि मैं बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल। सारी फीमेल ड्राइवर्स को जानती हूँ जो बहुत अमेजिंगली ड्राइव करती है। हाँ। सो इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस है, उसको हम भी इस कॉल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं ये सारी चीजें, वुमेन ड्राइवर्स एंड वुमेन हु इज डिसेबल्ड एंड ड्राइविंग, तो ये एक अलग लेवल पे एक एड ऑन स्टीरियोटाइप था। Yeah. सो लोगों ने आके ना, कुछ लोगों ने मेरी कार को देखना शुरू किया कि मेरी कार में क्या अरेंजमेंट है जो मैं चला पा रही हूँ, क्योंकि उनको दिख रहा है मैं सीढ़ियां तो चढ़ नहीं पा रही, लेकिन मैं कार चला पा रही हूँ, तो कैसे पॉसिबल है ये। तो मैंने हैंड कंट्रोल दिखाना शुरू किया अपना। और उसके बाद में गाड़ी 9-10 साल हो गए चलाते हुए। तो जब मैं Wow. अमृतसर गई, चंडीगढ़, अमृतसर, इंदौर के टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको, मैंने पीएचडी अपनी आईआईएम इंदौर से करी है। तो उसके बाद का टाइम मेरा ऐसा था कि मेरे को गाड़ी चलाता देख 2-3 जनों ने मुझे पूछा कि उनको मैं हेल्प कर दूं, वो लोग डिसेबल्ड थे। तो मैंने 2-3 जनों को गाड़ी सिखाई म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम पे। और उसके बाद में जब मैं अमृतसर गई, तो मैंने अमृतसर में, क्योंकि मैं बहुत वहां पे अकेले थी, मेरा कोई फ्रेंड उधर नहीं था, इट वाज अ कंप्लीटली आइसोलेटेड प्लेस फॉर मी। लेकिन क्योंकि जॉब थी तो मुझे जाना था, तो आई शिफ्टेड ओवर देयर। तो वहां मैंने एक ना वॉइस ऑफ अमृतसर करके एक फेसबुक पेज है, जहाँ पे 77,000 लोग एडेड थे उस समय। तो मैंने Okay. वहाँ एक छोटी सी पोस्ट करी कि आई एम अनीता शर्मा, न्यू इन दिस सिटी एंड आई हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज टू ड्राइव, टू मेक आई हेल्प देम टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। विद इन 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ट्रिब्यून, और Wow. वो स्टोरी मेरी पब्लिश हुई ट्रिब्यून के अंदर। और उसके बाद में इट वाज नो लुकिंग बैक, मतलब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, कभी कोई चैनल कभी कोई न्यूज़पेपर ऐसे कैप्चर करता था। वहीं से मैंने बहुत सारे लोगों को गाड़ी सिखाई, जो ऑल दे दोज पीपल वर डिसेबल्ड, और उन लोग कुछ व्हील चेयर यूजर्स थे, कुछ एल्डरली पीपल थे, तो उन सबको गाड़ी सिखाना शुरू किया मैंने। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल्स तो होने चाहिए ना इंडिया में। तो उन लोगों का आना का रीजन मैंने आइडेंटिफाई किया। आई एक्चुअली कॉल्ड मोर ऑलमोस्ट 2000 ड्राइविंग स्कूल्स इन इंडिया। और उनको कॉल करने के बाद मैं, दिस वाज माय मार्केट सर्वे, सो आई आइडेंटिफाइड दैट इट्स अ ह्यूज गैप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स स्टार्ट इट। और मैंने फिर 5 सितंबर 2018 को अपनी कंपनी की अनाउंसमेंट कर दी थी कि नाउ दिस इज अ वेंचर, आई एम नाउ स्टार्टिंग। दैट्स अमेजिंग। मतलब कंपनी आपने का नाम, अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको आपने ओवर पावर किया। हाँ उसको आपने ऐसे लेके बैठी नहीं कि नहीं आई एम डिसेबल तो मैं बैठी रहूं, उसको आपने एज अपॉर्चुनिटी यूज किया, साथ के साथ एमबीए किया, और उसको आपने
आपने एक एंटरप्रेन्योर बन के अपनी जो वो स्किल्स थी उनको भी यूज में लाया, प्रैक्टिकल यूज में लाया, बेसिकली किताबी नॉलेज को आपने प्रैक्टिकल यूज में लाया। साथ में आई बिलीव आपने बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया और शायद एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया लोगों के लिए। तो मैं उन्हीं लोगों को सिखाती थी ज्यादातर जो मेरे पास जिनके कॉल्स आते थे, या तो वो जॉब पे जाना चाहते थे या पढ़ने जाना चाहते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक जने को मैंने सिखाया था, उनका एक्सीडेंट हुआ छत से गिरने के बाद में। तो वो जब छत से गिरे तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ब्रेक हो गई और वो बिलो वेस्ट पैरालाइज्ड हो गए। तो उन्होंने गाड़ी इसलिए सीखी थी क्योंकि वो जॉब पे जाना चाहते थे और जॉब कर रहे थे पहले। तो सीखने के बाद में व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग बैक टू हिज ऑफिस, it gave him such a confidence कि वो that power of independence, that power of freedom is back in his life, and I felt that power while seeing him going to his office every day. तो वो वाली फीलिंग ना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेके आती है कि अच्छा ये चीज शायद हम किसी को इंडिपेंडेंस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो चीज मुझे लगा कि मैं इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो पार्ट है, मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ उस समय भी। तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है बेकरी, मुझे केक्स बनाना बहुत पसंद है। तो जब मैं चंडीगढ़ में थी तो वहाँ पे बहुत बेकरीज थी, बहुत बेकरीज, बहुत फेमस बेकरीज है वहाँ पे। एक बेकरी का नाम है निक बेकर्स, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फेमस है। उसको देख के ना मन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना अपनी बेकरी खोलूंगी। और जयपुर में ना कोई अच्छी बेकरी नहीं है, उस लेवल की बेकरी नहीं जिसकी मल्टीपल चेन्स हो और हाई क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बेकरी हो वो। तो मेरा मन था कि मैं बेकरी खोलती हूँ यहाँ पे। और मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि या तो मैं ऑस्ट्रेलिया या पेरिस जाके, बेकरी का 6 महीने का कोर्स होता है, तो मैंने सब आइडेंटिफाई किया कहाँ पे होएगा। मैं जाना चाहती थी, सीख के आना चाहती थी कि मैं राजस्थान में जयपुर में स्टार्ट करूँ और अपनी खुद की एक केकोनीता करके अपनी एक बेकरी खोलूँ। लेकिन वो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि केकोनीता में और ड्राइव ऑन माई ओन में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। मेरा कंट्रीब्यूशन ड्राइव ऑन माई ओन में सिर्फ मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। और केकोनीता में मेरे लिए तो है ही है, मैं दूसरों के लिए नुकसान कर रही हूँ उनकी कैलोरीज बढ़ा के। तो मुझे लगा कि बेटर है मैं केकोनीता बाद में कभी पोस्टपोन कर दूं, हो सकता है मैं कभी फ्यूचर में करूं। लेकिन अभी जो सेकंड कंपनी में जिसका बता रही हूँ उसका नाम ड्राइव ऑन माई ओन means that I am now driving on my own, and that is giving me freedom and independence. That's amazing, yeah, that's so amazing. आपका लाइफ जर्नी जान के, आपका ड्राइव ऑन माय ओन जान के, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम सो मोटिवेटेड माई सेल्फ, आई एम मोटिवेटिंग पीपल एंड यू हैव मोटिवेटेड मी सो मच। और जो भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे, आई थिंक उनके अंदर भी वो जो एक छुपी हुई स्पार्क है वो इग्नाइट हो जाएगी। आई होप अगर कोई कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन से किसी को लगे तो अच्छा होएगा। डेफिनेटली। तो आई थिंक आगे की आपकी जर्नी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे और वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विद अनीता। और अनीता जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी जो मेरे मन में है, बहुत देर से मैं अर्ज्ड हूँ उस बात को कहने के लिए कि आपने जैसे कहा कि आप चल नहीं पा रही थी, आप 18 साल की उम्र में चलने लगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप चलने के लिए बनी ही नहीं है, आप उड़ने के लिए बनी है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पैरों पर चल रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, एंड यू आर सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। साथ सफर करेंगे जी जरूर। सो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।